अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा 9 केमिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम आपको यहाँ पर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूला बनाना सिखाएंगे और इसका ताल्लुक वैलेंसी के साथ है। वैलेंसी जिसका टॉपिक आप लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो मैंने वैलेंसी के बारे में आपको बताया था कि वैलेंसी जो है ये एटम्स की कंबाइनिंग पावर को कहा जाता है बेसिकली, और मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसी मुख्तलिफ होती है। बुनियादी बात जो आपको बेसिकली याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ आपके सामने। टॉपिक हमारा वैलेंसी एंड केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन है, और ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक को आप जो है वो आगे फ्यूचर में अपनी केमिस्ट्री के अंदर यूज़ भी कर रहे होंगे। वैलेंसी के बारे में पहले पढ़ाया जा चुका है कि कंबाइनिंग पावर को कहा जाता है, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ये इसकी वैलेंसी कहलाती है। और वैलेंसी का ताल्लुक होता है एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब वैलेंस शेल क्या चीज़ है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी भी आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल कहा जाता है। वैलेंस शेल इज बेसिकली दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये बताता है कि इस कंपाउंड की, इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होनी चाहिए। मिसाल मैं आपको देता हूँ, और उस मिसाल पे भी जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया में ये फॉलो करते हैं डपलेट रूल को, या फिर फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। दो रूल्स, डपलेट रूल या फिर कौन सा रूल मैंने बताया, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब डपलेट रूल क्या होता है? डपलेट रूल ये कहता है कि दुनिया का में दो ही एलिमेंट है वैसे ऐसे, हाइड्रोजन और हीलियम। ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। दे वांट टू इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जबकि इनके अलावा जितने भी एलिमेंट दुनिया में मौजूद हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे, उनकी ख्वाहिश है कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो। दे वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं ना, इसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा डबलेट रूल कंप्लीट हो जाए, हाइड्रोजन और हीलियम, बस इनकी ख्वाहिश होती है हमारा डबलेट रूल कंप्लीट हो जाए। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा आखिरी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा नोबेल गैस के बारे में, और आप लोगों ने उसका ग्रुप अगर नहीं देखा है तो ये पीरियोडिक टेबल का 8A ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल हम आगे चलकर पढ़ेंगे भी। ये 8A ग्रुप है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। कहा जाता है कि ये नोबेल गैसेज हैं या फिर इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट क्यों है? इनर्ट कहते हैं नॉन रिएक्टिव को, जो रिएक्शन नहीं करता, और उसके पीछे रीजन अब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये वजह है। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका डबलेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बाकी जितने भी बच गए, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए पहले से, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिसका भी डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि इट हैज नो मोटिवेशन टू अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट्स या एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट उनको कंप्लीट करना होता है। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने का क्या मतलब है, वो चाहते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या
दो आ जाए, दो वाले तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी तो दुनिया में मैंने बताया जितने भी एलिमेंट है वो सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो इनका बेटा ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीटेड है और इसका डबलेट कंप्लीटेड है, तो इसीलिए A ग्रुप कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। वो बोलेगा मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, मैं क्यों रिएक्शन करूं। सारा खेल डिपेंड करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर। यही पूरी हो जाए तो कंपाउंड जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो सुकून से बैठ जाता है, बोलता है अब मेरा कंपाउंड बन गया, अब मैं मजीद रिएक्शन नहीं करूंगा। अच्छा जनाब, तो लेकिन क्या हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 ग्रुप है? तो जवाब है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में। अब मिसाल के तौर से मैं यहां पर आपके सामने 1A ग्रुप लिखता हूं, 1A ग्रुप। पीरियोडिक टेबल का जो 1A ग्रुप है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। चलिए फ्रेंशियम को तो छोड़ दें, रेडियो एक्टिव है, लेकिन ये बाकी तो है। 1A ग्रुप का बेटा मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। जो ग्रुप का नंबर होता है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की हमको क्या बताता है, तादाद बताता है। तो अब अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो बताइए इसको क्या करना चाहिए। ये बोलेगा भाई मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मुझे तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। तो हम बोलेंगे तुम्हें तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए तुमको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करना इम्पॉसिबल काम है। तो ये लोग क्या करेंगे बताएं, बजाय ये कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से पकड़ें, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। ये ज्यादा इजी है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे, तो अभी के लिए आप लोग याद रखें कि जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। वैसे बहुत ही आसान सी लॉजिक है, चलिए मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। देखिए अल्लाह ताला ने जितने इलेक्ट्रॉन पैदा किए हैं, उतने ही अल्लाह ताला ने एटम में प्रोटॉन भी पैदा किए होते हैं। तो प्रोटॉन पे होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम न्यूट्रल हो जाता है। अब जब ये एटम, मिसाल मैं एग्जांपल दे दूं आपको, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 11 पॉजिटिव वाला 11 नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया। अब इस सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो बताओ क्या होगा फिर। उसके पास 11 प्रोटॉन अभी भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होकर 10 रह जाएंगे। तो प्लस वाले 11 और माइनस वाले 10, तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। तो वही उसके लिए ज्यादा आसान है। तो 1A वालों को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और कहीं से चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा काम आसान है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देकर अपना ऑर्बिट ही खत्म कर देंगे, बोलेंगे ऐसी की तैसी। तो इन सब पर लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, पोटाशियम पे +1, रुबिडियम पे +1, सीरियम पे +1 चार्ज आ जाता है। अब हम बात करते हैं 2A ग्रुप की। 2A के अंदर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम भी है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ दो। अब देखो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका भी वही वाला मामला है, या तो ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से 6 पकड़ ले। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2। इस पर भी क्या आ जाएगा भाई, +2। इस पे भी क्या आ जाएगा, +2, +2, +2। इतना इजी है ये मामला, समझ रहे बात को। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, 3A ग्रुप पे। 3A ग्रुप के अंदर हमारे पास बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग 9th क्लास के अंदर है। तो मोटे मोटे जो बहुत जरूरी है ना, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 3A का मामला बताओ। अब इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। इसको भी कितना करना है, 8। तो क्या ऑप्शन इसके पास है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। कौन सा काम आसान है, 3 देना आसान है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और इन दोनों के ऊपर भी क्या चार्ज आ जाएगा, +3, और एल्यूमिनियम पे भी क्या आ जाएगा, +3। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो +3 लिखा हुआ है, ये और भी कई तरह से लिखा जाता है। इस तरह से 3+ भी लिखा सकते हैं, और ये इस तरह भी लिखा जा सकता है 3+। ये सारी चीजें ठीक हैं, एक ही चीज है ये। अब हम आ जाते हैं कौन से ग्रुप पे, 4th ग्रुप में। 4th ग्रुप में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो मोटी मोटी हम बात करेंगे। अब 4th के पास एक अजीब सा सिनेरियो है, ठीक है। 4th में प्रॉब्लम ये है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, क्योंकि तो 4 पे बैठा हुआ है ना। तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। 4 दे देगा किसी को तो +4 आ जाएगा,
चार्ज किसी से ले लेगा तो -4 आ जाएगा। तो कार्बन में दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कार्बन आपको +4 वाला भी मिलेगा और कार्बन आपको -4 वाला भी मिलेगा। अगर +4 वाला मिला तो आपने कार्बन बोलना है, -4 वाला मिलेगा तो आप कार्बाइड बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको बताता चलूं, जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं, इनको कैट आयंस कहते हैं और इनका नाम चेंज नहीं होता। जो नेगेटिव वाले आयंस होते हैं इनको एन आयंस कहा जाता है और इनका नाम के आखिर में आइड लग जाता है। जैसे क्लोरीन से क्लोराइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड और कार्बन से कार्बाइड। लेकिन अगर कार्बन ने किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इसको दे दिया है तो फिर वो कार्बन ही रहेगा। तो पॉजिटिव वाले का नाम तब्दील नहीं हो रहा। NaCl का नाम सोडियम क्लोरीन नहीं है, सोडियम क्लोराइड है। तो नेगेटिव वाले का जो नाम होता है ना, उसमें माइनस का निशान आ जाता है। तो बहरहाल इनके ऊपर इतना जाने की जरूरत नहीं है। टिन और लेड का मामला थोड़ा सा पेचीदा है, मैं इनकी वैलेंसी तो लिख दे रहा हूं लेकिन अभी हम इसकी डिटेल में नहीं आ रहे। टिन स्टेनम है बेसिकली, SN जो है ना ये टिन है और ये बेसिकली स्टेनम है और इसके दो आपके पास ऑप्शंस हैं। टिन पर +2 भी आता है और +4 भी आता है। जब +2 आता है तो स्टेनस कहलाता है और जब +4 आता है तो स्टेनिक कहलाता है। छोटी वैलेंसी जब भी होगी तो अस लगेगा, बड़ी होगी तो इक लगेगा। अभी हम आगे और भी एग्जांपल देते हैं। इसी तरह ये लेड को प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम। और लेड भी आपके पास दो पाए जाते हैं, +2 वाला, +4 वाला। +2 वाला प्लम्बस और +4 वाला प्लम्बिक। ठीक है ना, जो भी नाम, जो भी वैलेंसी कम होगी उसमें अस लगाना है, जो वैलेंसी ज्यादा है उसमें इक लगाना है। अब हम आ जाते हैं कौन से ग्रुप पे, 5th ग्रुप। 5th ग्रुप नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। नाइट्रोजन पे नॉर्मली, अब देखिए ना, ये 5th है। 5th के बाद दो ऑप्शन क्या है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 3 ले ले। अब 3 लेना आसान है यहाँ पे, तो 3 ये ले लेगा। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -3 और ये बन जाएगा बेटा नाइट्राइड। इसी तरह फास्फोरस पे भी -3 और ये बन जाएगा फॉस्फाइड। अब आ जाओ तुम लोग किस पे, 6th पे। 6th पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है। सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम को छोड़ दें, इन दो की इस वक्त बात कर लें। कितने एलिमेंट इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद हैं, 6। ऑप्शन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो या किसी से 2 पकड़ लो। तो आप ही लोग बता दो कौन सा काम आसान है, 2 लेना आसान है। तो इन पे भी -2 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे भी -2। ऑक्सीजन पे -2 आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन थोड़ी कहलाएगा, ऑक्साइड। और सल्फर पे -2 आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सल्फाइड। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप रह गया, 7th है, वो मैं यहां पर ठूस देता हूं भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। एस्टिडीन रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ दो। रेडियो एक्टिव क्या होता है वो हम कभी बाद में आपको बताएंगे। अब 7th का मामला आप ही लोग बता दें। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन भाई ऑलरेडी मौजूद है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, -1, ये सारे -1 लेंगे और ये अब क्या कहलाएंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये मैंने आपके सामने मोटे मोटे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। इनके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो बहुत कॉमन है, वो भी मैं कुछ लिख देता हूं यहाँ पे। ये सारे सब ग्रुप ए के एलिमेंट लिखे मैंने, 1A, 2A, 8A, 7A। कुछ मैं आपके सामने एलिमेंट ऐसे लिखूंगा जो कि सब ग्रुप बी के हैं, लेकिन चूंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, तो इसलिए उनके बारे में मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। कॉमन बहुत सारे हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके पास एक तो कॉपर है, Cu भी 2 पाए जाते हैं, +1 और +2। +1 में क्या कहेंगे, क्यूपरस, बेसिकली क्यूपरम कहलाता है। तो क्यूपरम 2 हो गए, एक हो गया क्यूपरस और एक हो गया क्यूपरिक। समझ रहे हो ना बात को। इसी तरह आयरन भी 2 पाए जाते हैं। आयरन Fe है, बेसिकली ये फेरम है, तो फेरम भी 2 हैं, फेरस +2 वाला और बताओ +3 वाला फेरिक। समझ रहे हैं बात को। जिंक अलबत्ता एक ऐसा एलिमेंट है जो +2 पे पाया जाता है। मरकरी भी 2 हैं, एक +1 वाला मर्क्यूरस और एक +2 वाला मर्क्यूरिक।
समझ आ रही है बात आपको? और भी बहुत सारे आते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। अब मुझे कुछ आप लोगों को बताने हैं मॉलिक्यूलर आइंस। अब पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों को आइंस तो बता दिए। आइंस कहलाते हैं एटम्स जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर आइंस एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। मिसाल इसकी मैं आपको दे देता हूं, एग्जाम्पल लें इसकी, अमोनियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अपने पास नोट कर लिएगा, NH4+1। अब देखो ये एटम्स का ग्रुप है, उसके ऊपर चार्ज है अमोनियम। इसी तरह से सल्फेट, ये भी देखो SO4-2 एटम का ग्रुप है और उस पर चार्ज है। इसी तरह फॉस्फेट, ये भी एटम का ग्रुप है और उस पर चार्ज है। इसी तरीके से क्लोरेट, ClO3-1 एटम का ग्रुप है, इस पे चार्ज है। क्लोराइड भी होता है वैसे, ClO2-1। इसी तरह फॉस्फाइड भी होता है, वो PO3-3 होता है, फॉस्फाइट। बहरहाल बहुत हैं। खैर बहरहाल एसीटेट, CH3COO-1, फॉर्मेट, HCOO-1। ये सारे मैं मॉलिक्यूलर आइंस लिख रहा हूं, जितने मुझे याद आ जा रहे हैं वो मैं लिख दे रहा हूं, कुछ भूल जाऊंगा तो वो बाद में देख लेंगे। थायोसल्फेट, S2O3-2 थायोसल्फेट। साइनाइड, CN-1। हाइड्रोक्साइड, OH-1। और जनाब सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो इस तरह लिस्ट तो खैर बड़ी लंबी है, मोटे मोटे मैंने आपके सामने क्या कर दिए हैं, मॉलिक्यूलर आयन लिख दिए हैं। कुछ और भी आएंगे तो मैं साथ साथ लिखता चला जाऊंगा। ये कहलाते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बता दूं, तीसरी चीज देखिए, क्योंकि मैंने आयन बता दिए, मैंने मॉलिक्यूलर आयन भी बता दिए, तो एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, रेडिकल्स। रेडिकल क्या होते हैं? देखिए आयन कौन होता है? एक एटम होता है जिसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो कैटायन बन जाता है या एनायन बन जाता है। मॉलिक्यूलर आयन कौन होता है? एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आ जाए। सही है। रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल भी एटम्स का ग्रुप ही होता है, लेकिन रेडिकल्स के ऊपर चार्ज नहीं होता, बल्कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मिसाल के तौर से एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, मिथाइल। मिथाइल CH3 है और उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो मैंने ऊपर बना दिया। देखो बेटा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है? ये रेडिकल है। तो रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, लेकिन उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्ड बनाने के लिए मर रहा होता है कि कोई मिल जाए मैं उससे बॉन्ड बना लूं। इसीलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा हो रहे हैं तो इट मींस आपको पोटेंशियली बाद में आगे चलकर कैंसर हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में रिएक्शन करेंगे, म्यूटेट करेंगे आपकी बॉडी के सेल्स को। तो रेडिकल्स का होना बॉडी के अंदर ये बड़ा खतरनाक है। बहरहाल तो तीन चीजें मैंने अब आपके सामने रख दी। अब वक्त आ गया है, आप इन सबको नोट भी कर लें। अब वक्त आ गया कि मैं आपको 10-12 यहां पर कंपाउंड्स बनाकर दिखा देता हूं, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हमने ये लेक्चर्स को क्यों देखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स बनाना। तो कोशिश करेंगे कि 15-20 कंपाउंड यहां पर बना लें। आप अपनी प्रैक्टिस के तौर से और भी कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है इसको बनाना अगर आपने वैलेंसीज याद कर ली हैं। ये बहुत जरूरी वैलेंसीज हैं जिनको लाजमी तौर से आपने क्या करना है, याद रखना है। आइए कंपाउंड बनाना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोडियम की पहले वैलेंसी याद करिए, क्या थी? Na की +1 और OH की क्या थी? -1। जब भी वैलेंसीज बराबर हो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपका कंपाउंड बन गया NaOH। कितना इजी। चलिए एक और देखिए आप, क्यूप्रस क्लोराइड, और बहुत सारे लोग इसको कॉपर 2 क्लोराइड भी कहते हैं। कॉपर ब्रैकेट में लिखा 2 क्लोराइड, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कॉपर 2 थे, एक +1 वाला और एक +2 वाला। अब बताओ क्या होगा। अब इन दोनों की वैलेंसीज बराबर नहीं है,
तो अब क्या होगा, जब वैलेंसीज बराबर नहीं होंगी तो मैं आपको आसान हल बता रहा हूं, आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका नंबर यहां पहुंचा देना और इसका वाला नंबर यहां पहुंचा देना, तो 1 बेटा यहां आएगा तो उसकी तो सेहत पे कोई असर पड़ेगा नहीं, अलबत्ता वहां 2 चला गया तो FuCl2 बन जाएगा। लॉजिकल भी है ये बात, बताओ लॉजिकल क्यों है, क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज था और Cl पर क्या चार्ज था -1, तो कॉपर के +2 को कैंसिल करने के लिए आपको -1 वाले 2 लेने पड़ेंगे, -1 और -1 +2 हो जाना है, सॉरी -1 और -1 -2 हो जाना है और फिर +2 को कैंसिल कर देना है। तो अगर आप ये लॉजिक को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई याद रख लें भाई। चलिए आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम के ऊपर अभी मैंने जो पीछे आपको पढ़ाया चार्ज था +3 और सल्फेट पे बेटा चार्ज क्या था -2, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जवाब है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 यहां आ जाएगा और 2 यहां चला जाएगा। लेकिन एक बात को जरा होश में रहते हुए लिख लो, L के साथ तो 2 लगाया, SO4 पूरे के साथ 3 लगाना, क्योंकि 3 पूरे सल्फेट के साथ आएगा तो यहां आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला बन गया। कितना आसान हो रहा है, अगर आपको याद है वैलेंसी वाला चार्ट तो आपके लिए कोई भी कंपाउंड बनाना बहुत आसान है। पानी को हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं ना, तो क्यों होता है ऐसा, वाटर भाई H पर क्या चार्ज होता है +1, O पे नॉर्मली क्या चार्ज होता है -2, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा H2O। वैसे मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अच्छी बात है कि मैं यहां पर इस बात को रख दूं, ऑक्सीजन -2 वाली जब होती है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड कहलाती है, लेकिन बेटा ऑक्सीजन -1 वाली भी होती है, इसको पर ऑक्साइड कहते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दें कि ऑक्सीजन -1/2 वाली भी होती है, ये सुपर ऑक्साइड कहलाती है, समझ रहे हो। चलो इसकी भी एक एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूं। अगला सवाल है, फर्ज कर लेते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। हर सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता। अब पोटाशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट था, इस पे +1 चार्ज था, ये मैंने लिखा भी है। ऑक्सीजन पे क्या आएगा -1/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें, वैसे लॉजिकली सोच लें, ये जो फ्रैक्शन वाला है ना अपॉन वाला, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा ना गड़बड़ कर जाता है, तो आप ऐसे ही सोच लो यार ये +1 वाला है और वो -1/2 वाला है, तो -1/2 वाले आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, -1/2 और -1/2 -1 हो गए तो कैंसिल होगा। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला बनेगा, बोलो KO2। हालांकि अगर मैं आप लोगों को पोटाशियम ऑक्साइड बनवाता तो क्या फॉर्मूला बनता, पोटाशियम ऑक्साइड का, आए ये भी देख लें, K पे +1 ऑक्सीजन पे -2, तो क्या होता क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाता K2O। तो पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला K2O है, लेकिन पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला KO2 है। समझ गए ना बात को। अच्छा जनाब, इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है। सोचो कि क्यों, क्योंकि H पर होता है +1 या -1। हाइड्रोजन का भी मामला ना बेटा बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हाइड्रोजन का मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के बाद ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन और हीलियम का मैंने क्या बताया था, इनको डबलेट रूल पूरा करना होता है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, बताओ क्या, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, वो भी आधे आधे के हिसाब पे बैठा हुआ है। तो हाइड्रोजन आपको +1 वाला भी मिलेगा, जो आप हाइड्रोजन ही कहेंगे, क्योंकि +1 वाले में याद है ना नाम चेंज नहीं होता। अलबत्ता हाइड्रोजन अगर आपको माइनस वाला मिल गया तो आप उसको हाइड्राइड कहेंगे। तो हाइड्रोजन +1 में भी मिलता है, -1 में भी मिलता है। तो अब यहां पर अगर +1 वाला है तो +2 हो गया, और ऑक्सीजन आपने कितने लिए, 2 लिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने ले लिए आपने, 2 ले लिए, और पर ऑक्साइड में वैलेंसी क्या होती है बताओ, -1, तो 2 हो गई -2, तो देखो ये भी कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, -2, तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्राइड की। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे -1 होता है, तो बताओ वैलेंसी क्या, अब क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CaH2 बन जाएगा, क्योंकि 1 यहां आ जाएगा और 2 वहां चला जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। कितना आसान है बनाना सारा। और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको बता देता हूं मैं, सोडियम एसीटेट,
सोडियम एसीटेट, सोडियम पे चार्ज होता है +1 और एसीटेट पे होता है -1, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाहिद चीज है जिसमें माइनस वाला ना पहले लिखा जाता है, CH3COO और Na बाद में लिख देते हैं, सोडियम एसीटेट। ऐसा क्यों करते हैं वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िएगा, लेकिन बहरहाल ये वाहिद ऐसी चीज है जिसमें इस तरह होता है, या फॉर्मेट में भी इसी तरह होता है। खैर बहरहाल तो चीज वही है, खैर कैंसिल कर दिया और दोनों, क्योंकि दोनों +1 और -1 कैंसिल होंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए अब आप, कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट फर्ज करें, कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 का मतलब क्या है, यानी क्यूप्रस है +2 वाला, सल्फेट पे होता है -2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बनेगा CuSO4। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट। अच्छा नाइट्रेट मैंने वहां लिखा नहीं, ये भी मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, आप उस लिस्ट में इसको नोट कर लीजिएगा। नाइट्रेट होता है -2, ठीक है, और नाइट्राइट होता है NO2 -2। नाइट्रेट और नाइट्राइट में बहुत फर्क है, ये NO2 -1 है, सॉरी -1। तो अब आ रहा है, फर्ज कर लीजिए आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट, बहुत इजी है। क्या होगा, K पे होता है +1 और नाइट्रेट पे -1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, KNO3 सीधा सीधा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, चलें, मैग्नीशियम क्लोराइड। बताइए मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होता है, +2, क्लोराइड पे -1, दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी सी, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, Na पे +1, फॉस्फेट PO4 पे -3, कैंसिल नहीं होगा। थोड़ी सी इंक मैं भर लेता हूं, उसके बाद फिर हम लेक्चर को दोबारा आगे लिखते हैं। अच्छा तो अब ये Na और PO4 है, ठीक है ना, Na पे चार्ज है +1, PO4 पे है -3, क्या होगा, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 वहां चला जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा Na3 और PO4 के साथ अगर ये पूरे पे 1 भी आ रहा है, 1 लिखा ही नहीं जाता, तो Na3PO4 ही बन जाएगा आपका, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें, जिंक। अच्छा एक और भी मुझे याद आ गया, कार्बोनेट, और एक हाँ जिंक कार्बोनेट, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट कर लेते हैं। कार्बोनेट उस वक्त मैंने लिखा नहीं था, कार्बोनेट होता है CO3 -2, और इसका एक भाई भी है बाई कार्बोनेट, ये होता है HCO3 -1। और इसी से मुझे एक और याद आ गया, बाई सल्फेट, HSO4 -1, तो इसको भी आप मॉलिक्यूलर जो आपके आयंस थे ना उसकी लिस्ट में शामिल कर दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, कार्बोनेट पे होता है -2, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, CaCO3 बन जाएगा। तो जब बराबर हो तो कैंसिल कर दें, जब बराबर नहीं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा जी कुछ और भी आपको करा देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा सिल्वर का भी मैंने नहीं बताया था, ये मैं बता देता हूं। सिल्वर में बेटा Ag पे +1 चार्ज होता है, ठीक है, और जो गोल्ड होता है ना इस पे +4 आता है, Au ऑरम कहलाता है ये, और ये +4 वाला ज्यादातर होता है, और बल्कि एक +4 और एक +2 वाला, ये ऑरिक है और ये ऑरस है। खैर बहरहाल सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, Na पे चार्ज है +1, बाइकार्बोनेट पर है HCO3 -1, यहां से उठाया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, NaHCO3 रह जाएगा, ठीक है। लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम पे बेटा NH4+1 है, सल्फेट पे होता है -2, क्या होगा बताइए, क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, नहीं करेंगे, क्योंकि एक +1 वाला है और एक -2 वाला है, तो +1 उठकर यहां चला जाएगा, वो लिखा ही नहीं आएगा, टूट के यहां आ जाएगा, ये सॉल्व होकर बनेगा NH4 के साथ, पूरे के साथ 2 आएगा ना, और साथ में क्या आ जाएगा, सल्फेट। तो उम्मीद है ये आपको
कंपाउंड्स बनाना आ गए होंगे, ठीक है ना। हमने आपको आज की क्लास के अंदर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जो पहले भी दिया था दोबारा दिया, उसके बाद जो है वो फिर हमने आयंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में पढ़ा, और फिर हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना, इसलिए कि आगे चल के भी जो केमिस्ट्री आपकी होगी उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।